नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं डीबी लाइव के इस स्पेशल ब्रेकिंग बुलेटिन में। आप सबका, क्योंकि आज सुबह से दिल्ली और आसपास देखें तो धुंध छाई हुई है, जीरो विजिबिलिटी, बिल्कुल जीरो, आमने सामने कुछ न दिखे, ऐसी हालत सुबह से। लेकिन इस हालत के बीच भी राहुल गांधी पहुंच गए झज्जर और वहां पहलवानों से उनकी मुलाकात होती है। पहलवानों के बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं, यह चर्चा का विषय बना ही होता है कि इसी बीच एक दूसरी खबर आ जाती है, उससे भी बड़ी खबर। अखाड़े से बाहर निकलकर, आप जानते हैं कि सियासी अखाड़े में तो पॉलिटिशियंस हमेशा होते हैं, लेकिन यहां से पहलवानों के अखाड़े में पहुंचना और वहां से कुछ चुनौती पेश करना, यह तो एक अलग बात है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बड़ी बात से भी एक बड़ी बात सामने आती है, एक बड़ा ऐलान सामने आता है, और वो ऐलान है भारत जोड़ो यात्रा का। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी पार्ट 2, जिसकी बात हमेशा से कही जा रही थी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अखाड़े की कुछ तस्वीरें। कल रात को राहुल गांधी 1100 किलोमीटर बिहार के चंपारण से चल के आए हुए छात्रों से, युवकों से, बेरोजगार छात्रों से मुलाकात करते हैं, उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन एक तस्वीर ये जो देख रहे हैं, गिलास में कुछ पीते हुए, ये राहुल गांधी पहलवानों के बीच हैं, दूध पिला रहे हैं राहुल गांधी को। पहलवान दूध पीते हैं और शक्ति के लिए, ताकत के लिए। तो ये पूरी विजुअल्स आप देख रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीजें दोस्तों हमारे आपके बीच आ गई हैं, जिसके लिए इस ब्रेकिंग में आप सबके साथ पहुंचना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब भारत जोड़ो यात्रा का नया नाम भारत न्याय यात्रा होगा, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से, बिल्कुल आज से लगभग 18 दिन बाद 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और मणिपुर से शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा में बहुत सारे अलग अलग पड़ाव होंगे। उन पड़ावों में सिर्फ पैदल यात्रा ही नहीं होगी, बल्कि बस की यात्रा भी होगी, और ये मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा होगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आप जानते हैं। मणिपुर से मुंबई के बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे, उन राज्यों का भी हम यहां जिक्र करेंगे। लेकिन आपको इतना जरूर बता दूं कि 14 राज्य पार करते हुए मुंबई तक ये यात्रा पहुंचेगी। इससे पहले आपने देखा था कि एक यात्रा, शुरुआती यात्रा जो थी वो निकली थी राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर यानी श्रीनगर तक, जहां समापन हुआ था पिछले साल जनवरी में, 30 जनवरी को। लेकिन अब ये दूसरी यात्रा, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और इस यात्रा से क्या कुछ मिलने वाला है ये तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी इस यात्रा की जरूरत क्यों है, इस देश को, कांग्रेस पार्टी को, इस देश की जनता को, आम जन को इस यात्रा की जरूरत क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यात्रा के जितने भी अपडेट हैं वो आप तक हम लेके आते हैं, और उस अपडेट से पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथियों का के बीच आपका परिचय करवाता हूं। जरा जल्दी से स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है और सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, कांग्रेस को लगातार कवर करते रहे हैं, बहुत नजदीक से कांग्रेस को जानते हैं। शकील जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, उसी छत्तीसगढ़ से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। दीपक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो बहुत बड़े अपडेट के साथ इस कार्यक्रम की सुबह सुबह शुरुआत हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की आज आधिकारिक घोषणा हो गई है। चलिए पहले उस घोषणा को ही सुन लेते हैं। जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, इन दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने, हम तो यही सोच रहे थे कि शायद कल जो 28 तारीख को नागपुर में रैली है, महारैली, उसका कुछ और अपडेट आने वाला है। हो सकता है ये अपडेट भी हो कि राहुल गांधी पहुंचे अखाड़े में, ये अपडेट हो, लेकिन इतना बड़ा अपडेट आएगा ये नहीं सोचा था। पहले सुन लेते हैं उस अपडेट में क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है, लेकिन इंग्लिश में कहा है। जयराम रमेश भी उसी बात को दोहरा रहे हैं हिंदी में। हिंदी के पार्ट को आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए जयराम रमेश क्या रहे हैं। जैसा कि अभी अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी
और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई, भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। तो सुन रहे थे आप, यहाँ 6200 किलोमीटर की यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरते हुए इस भारत न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, और इसका समापन होगा मुंबई में। और इस बीच 14 राज्य, और ये जो यात्रा है ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और सबसे बड़ी बात की राजनीतिक न्याय। आप याद कीजिए, पहली यात्रा जो थी उसमें राजनीतिक वर्ड को हटाया गया था। बार बार कहा जाता था कि ये जो यात्रा है राजनीतिक पृष्ठभूमि से इसको अलग रखा गया है, और देश में जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों के खिलाफ ये यात्रा चल रही है। लेकिन इस वक्त जब आज यात्रा की घोषणा हो रही है न्याय यात्रा की, तो उसमें राजनीतिक न्याय की भी बात हो रही है, जिसकी जरूरत भी थी, दरकार भी थी। सीधे आना चाहता हूं पूजा जी आपके पास ही। पूजा जी, कैसे देखती हैं इस यात्रा को? क्या क्या तैयारियां, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है, क्या क्या तैयारियां हैं? फिर राहुल गांधी ने, पहले तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अगर इस यात्रा में बिजी हो जाएंगे तो फिर आगे के चुनाव को की जो यात्राएं होंगी, यानी चुनाव में जो सभाएं होंगी, जनसभाएं, उनको संबोधित करना, उनके बीच जाना, उन तैयारियों को करना, ये सब कैसे होगा? तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अब उन सवालों पर एक पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है, और सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये एक ऐसी यात्रा जो पूरब से लेकर पश्चिम तक जा रही है, और खासकर मुंबई तक जा रही है। इसके क्या मायने? पहले कहा जा रहा था कि ये यात्रा पोरबंदर तक जाएगी, लेकिन पोरबंदर नहीं, महाराष्ट्र तक जा रही है। क्या मायने निकाले जाएं? क्यों इस यात्रा को इस मुंबई की तरफ डाइवर्ट किया गया है? बहुत सारे अपडेट्स आपके पास भी हो सकते हैं, जरा प्लीज बताइए।
राजीव जी, बहुत हम लोगों के लिए बहुत एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत न्याय यात्रा का आज डिक्लेरेशन हुआ है और अगले 14 दिन में, अगले 16 दिनों में ये शुरू हो जाएगी। मणिपुर से इसका भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए, कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई है। मैं तकरीबन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही और मैंने देखा जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया है राहुल जी का, जो गले लगकर छक कर जो कहते हैं ना प्यार जो उनको मिला है, बड़े बूढ़ों बच्चों हर वर्ग से, हर आर्थिक सामाजिक वर्ग से, वह मैंने कभी अपने पॉलिटिकल करियर में मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा। और तो मुझे लगता है कि भारत न्याय यात्रा उसे 10 गुना लेवल से ऊपर ले जाएगी। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपने ऐड की कि हम यहाँ पे राजनीतिक न्याय का एंगल ऐड कर रहे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा को एक सामाजिक यात्रा कहा था। ये राहुल जी की भारत तक पहुंचने की और भारत की राहुल जी तक पहुंचने की और कांग्रेस तक पहुंचने की यात्रा थी, पर अब राजनीतिक यात्रा बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि 2024 इलेक्शन बिल्कुल सामने है। और जो हम देख रहे हैं शक्तियों के केंद्रीकरण ने और आत्ममुग्धता के शोर ने जो माहौल पैदा किया है, 150 सांसद निलंबित हो जाते हैं, सिलेक्ट कमिटीज को नहीं जाते हैं, बिल 10 बड़े बिल जिसमें 2 बहुत ही बड़े बिल हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स बिल और टेलीकम्युनिकेशन बिल, वो कमिटी को नहीं जाते। बिजनेस जो एजेंडा है वो सप्लीमेंट्री एजेंडा के तहत मेंबर्स को दिया जाता है। उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि आज कौन से बिल शामिल होंगे, आज किस बात पे डिस्कशन होगा। जो भी सवाल उठाता है, जो भी अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है संसद से। और तो और जो संसद में नहीं था, जो उस दिन दिल्ली में सांसद नहीं थे, उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो बुलडोजर शासन जिसपे ये इतनी तालियां बजाते हैं, ये संसद में भी ले आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब राजनीतिक न्याय के सवाल से हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस देश को राजनीतिक न्याय की भी जरूरत है। सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति के हाथ में है, सारी डिसीजन मेकिंग एक व्यक्ति के हाथ में है। राज्यों की शक्तियां धीरे धीरे निलंबित की जा रही हैं। जहां उनसे 96,000 करोड़ का सेस लिया जाता है, उन्हें जीएसटी पेमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें नरेगा पेमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें अन्य भाग्य योजना के तहत चावल नहीं प्रोवाइड किए जाते। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे पे प्रहार है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार है। इलेक्शन कमीशन का बिल हम देख ही रहे हैं, अब सिर्फ एक कागजी फॉर्मेलिटी हो जाएगी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना। तो और सबसे ज्यादा जो राजनीतिक, आज पूरी की पूरी विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था। विपक्ष बस एक पॉइंट उठा रहा था कि वो संसद की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी पर आकर स्टेटमेंट दे, जो कि उनका एज अ होम मिनिस्टर और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। उसके बजाय उन्होंने सांसदों को ही निलंबित कर दिया। तो मुझे लगता है कि न्याय के हर विभिन्न पहलुओं को छूने की यात्रा है और ये काफी लंबी यात्रा है, 6,200 किलोमीटर। मणिपुर में जहां तक 160 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुंह नहीं निकला, वो ना कभी गए और इतने लोग विस्थापित हैं। और मणिपुर में अभी हमने बड़े हृदय विदारक देखे थे कि 87 लोगों का साथ में मास बरियल हो रहा था, जिसमें 1 महीने का बच्चा भी था। मुझे लगता है अगर आप इंसान होने के नाते उन दृश्यों से आपका मन नहीं पसीजता, अगर आपको शर्म नहीं आती अपने होने पे जनप्रतिनिधि, तो आपका पूरा मुझे लगता है आपकी राजनीति ही खोखली है। तो मणिपुर का ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है। और जहां तक पहले पोरबंदर की बात है, मैं देख रही हूँ कि गुजरात होते हुए, हाँ, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई में हम एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, तो मुंबई में ये यात्रा समाप्त हो रही है। और बिल्कुल फिर से कहूंगी एज ए कांग्रेस करता मैं इसके लिए उत्साहित भी हूँ, मैं इसमें शामिल भी होंगी। और ये, और जहां तक पॉलिटिकल रैलीज की बात है, ये बात चल रही थी कि अगर राहुल जी यात्रा में बिजी हो जाएंगे तो पॉलिटिकल रैलीज क्या होंगी। अब हम एक इंडिया गठबंधन ब्लॉक के अंदर है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रैलीज का जिम्मा बाकी बड़े सीनियर लीडर्स को निभाना चाहिए, क्योंकि राहुल जी जो भीड़ अट्रैक्ट करते हैं, राहुल जी जो लोगों से संवाद करते हैं, राहुल जी लोग सुनते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरी लिसनिंग की यात्रा है, मेरी सुनने की यात्रा है, वह कभी नहीं होता है पॉलिटिक्स में। आप ज्यादा से ज्यादा एक भीड़ को, आप ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हर व्यक्ति से मिलते हैं। वो एक छोटा सा एक फूल भी लेकर आता है, उससे मिलते हैं। वो औरत जो कर्नाटका में 2 ककड़ी लेके आई थी, वो आज तक मुझे याद है कि वो जो तो ककड़ी अपने जमीन के पट्टे पे उगा के लाई थी, वो राहुल जी को देने लाई थी। तो मुझे लगता है राहुल जी पे जो हक है, जो प्यार है, जो सम्मान है, वो भारत जोड़ो यात्रा का हमारा टेक अवे होता है। और मुझे लगता है भारत न्याय यात्रा में और भी ज्यादा मिलेगा। वो जमीन जो थी वो इंदिरा गांधी के समय और इंदिरा गांधी ने दिलवाई थी, तो ये औरत थी, इतनी बूढ़ी औरत इतने दूर से आई थी उन्हें देने के लिए। मुझे आज तक उसका चेहरा, उनकी बातें नहीं जाती। और राहुल गांधी जी ने वो खाई, वो जरूरी नहीं है मुझे कि उसको इतना हक है कि मैं ये 2 खीरे लेकर जाऊंगी तो राहुल गांधी जी को लेकर जाऊंगी।
वो जो आप अपने परिवार के लिए कहते हैं ना कि मेरे घर में अगर 10 चीजें होंगी तो मैं परिवार के लिए 4 जो माएं रख देती हैं, 2 रोटी एक्स्ट्रा, बस वैसा ही भाव था। और वो बड़ी खूबसूरत सी घटना थी, मुझे आज तक भुलाई नहीं भूलती है वो। बिल्कुल पूजा जी, अभी और भी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? और सबसे बड़ी बात, 6200 किलोमीटर की यात्रा, एक लंबी यात्रा है, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, 14 राज्यों को कवर करते हुए और फार ईस्ट से लेकर फार वेस्ट तक। और मुंबई जैसा जानते हैं, जैसा पूजा जी बता भी रही हैं कि आर्थिक राजधानी है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और साथ साथ राजनीतिक न्याय की बात भी, खुले तौर पर राजनीतिक न्याय की बात इस बार हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, सुबह सुबह अखाड़े में पहुंचते हैं राहुल गांधी, उसके बाद एक दूसरे अखाड़े की घोषणा हो जाती है। कल एक तीसरा अखाड़ा दिखाई देगा हम लोगों को नागपुर में, जहां महारैली का ऐलान हो चुका है और वहां से 2024 का शंखनाद होने वाला है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो बहुत कुछ हलचल जो है वो कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है शकील जी, बहुत नजदीक से आप देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया अलायंस इसमें कहां कितनी भागीदारी से नजर आ रहा है, उस पर भी जरा अपनी नजर डालिए, अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, अभी आप कह रहे थे कि उम्मीद ये थी कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 28 तारीख की कल की रैली के बारे में होगी, लेकिन आज सबको चौंका दिया। तो आज कोई भी मीडिया जो है ये नहीं कहेगा कि चौंका दिया। रात दिन वो मोदी जी के किसी भी स्टेप पे कहते रहते थे मास्टर स्ट्रोक, गुगली, चौंका दिया। और ये जो इतनी बड़ी यात्रा की घोषणा है, इस पे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई इसको हाईलाइट नहीं करेगा और कोई ये नहीं कहेगा। देखिए, ये जो यात्रा है मणिपुर से स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी खुद वहां गए थे और मोदी जी वहां एक बार भी नहीं गए। वहां की जो हालत है वो अब इस यात्रा के शुरू से एक बार फिर दुनिया के सामने आएगी और पूरी दुनिया के सामने हम फिर शर्मसार होंगे। अभी जिस तरह इतने सारे लोगों की एक साथ अंत्येष्टि हुई, उसको पूरी दुनिया ने दिखाया। तो ये जो न्याय यात्रा का नाम है, तो न्याय तो सबके लिए, मगर मणिपुर के लिए भी। मणिपुर के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। और दूसरी ये खास बात है कि यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है, मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति का भारत में अपने आप में बड़ा महत्व माना जाता है और उस दिन से इस यात्रा का शुरू होना अपने आप में, जो हमारे यहाँ भारतीय परंपराएं हैं उनमें शुभ काम जो माना जाता है वो माना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और जहां तक राजनीतिक दृष्टि से सवाल है, तो आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि वो किस तरह डेंट करे। राहुल गांधी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों, लेकिन हो क्या रहा है कि जो नैरेटिव मीडिया चला रहा है, नैरेटिव वही चल रहा है लगातार। तो आज की तारीख में उस नैरेटिव को तोड़ना और अपनी कहानी को शुरू करना कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत जरूरी था। और ये काम राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए शुरू कर दिया है। देखिए, ये जो यात्रा है ये इस मायने में अनोखी होगी और अच्छी भी होगी कि ये एक तरह से हाइब्रिड यात्रा होगी। इसमें जो पैदल चलने की बात थी उस पर जोर देने के बदले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर करने की बात होगी, क्योंकि समय भी कम है और इसी समय में इनको करना है। मार्च में जब राहुल अपनी यात्रा खत्म करने वाले होंगे, उसी वक्त चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जरिए एक बार फिर राहुल, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया था कि देश का नैरेटिव बदलने की कोशिश, और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए थे। और पार्ट 2 में इसमें जो है वो चुनाव से ठीक पहले अगर नैरेटिव बदल सके और इस बात को लोगों तक पहुंचा सके कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, न्याय का न मिलना है और सरकारी शिक्षा का खत्म होना, सरकारी चिकित्सा का खत्म होना है। ये सारे मुद्दे जो हैं इस यात्रा शकील जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ा रोकना चाहता हूं आपको। बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, आराम से हम उस पर बात करते हैं। जरा 2-3 अपडेट और देता हूं। एक तो सुबह सुबह जो हमारे साथी जो बाद में जुड़े हैं उनको 2 अपडेट दे दूं। पहली बात कि सुबह सुबह जबकि विजिबिलिटी दिल्ली एनसीआर में 0 है,
अभी धूप निकली है लेकिन अभी भी उतनी विजिबिलिटी नहीं है, 50 मीटर की विजिबिलिटी है, यानी 50 मीटर से ज्यादा आप नहीं देख सकते। सुबह तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते थे। उस जीरो विजिबिलिटी में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं हरियाणा के झज्जर एक गांव में, वहां एक अखाड़े में पहुंचते हैं और उस अखाड़े में बजरंग पुनिया से लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं और वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं इन लोगों के बीच। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लेकर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। और यहां से कैसे आज का कह रहे थे अभी शकील अख्तर जी, ये मास्टर स्ट्रोक कहां से कैसे सियासत के अखाड़े तक पहुंच रहा है वो जरा समझिए। यहां राहुल गांधी पहुंचते हैं सुबह सुबह, अल सुबह, और उसके बाद कोई इनका स्वागत मूली खेत से उखाड़ के देता है। देखिए ये स्वागत कर रहा है खेत की मूली लाकर, और चलिए कुछ भी, लेकिन स्वागत में कुछ तो है और उसमें भी अच्छी ऐसी चीज है जो प्रकृति की गोद से निकालकर लाई गई है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो एक ये, और दूसरी बात सबसे बड़ी कि राहुल गांधी यहां बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती भी करते हैं। वो तस्वीर भी आप लेकर आइए अगर ला सकते हैं तो बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती करते हुए भी नजर आते हैं राहुल गांधी। लेकिन इस अखाड़े में ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और राहुल गांधी को पटखनी दे रहे हैं बजरंग पुनिया और बता रहे हैं कुश्ती के जो अलग अलग जो इसकी कलाएं हैं उसको सिखाने की कोशिश में बजरंग पुनिया। लेकिन बहुत एक मज़ेदार सुबह कह सकते हैं पहलवानों के लिए। लेकिन इस पहलवानी से इतर जो दूसरी बात सामने आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद घोषणा होती है, बहुत बड़ी घोषणा, कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की घोषणा, जिसका नाम अब होगा भारत न्याय यात्रा। यानी न्याय किसके लिए? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और तीनों, जो तीसरा राजनीतिक न्याय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से देश का संविधान चलता है, देश का लोकतंत्र मजबूत यहीं से होता है। उसके लिए आपको, क्योंकि आप नीचे से लेकर ऊपर तक की सबसे ऊंची कुर्सी तक अगर बैठते हैं तो राजनीतिक न्याय के रूप में ही राजनीति की सीढ़ी चढ़ के ही बैठते हैं। और राजनीति से जुड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनसे बेहतर राजनीति को और कौन समझ सकता है, इसलिए इनको स्पेशली हमने बैठाया है कि कम से कम उस राजनीतिक न्याय को यहाँ किस ढंग से हम अब समाज के बीच सामाजिक और आर्थिक न्याय में समाहित करने जा रहे हैं, इस पृष्ठभूमि को भी यहाँ हम रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हैं। दीपक जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे भी चाहूँगा, अमलेंदु जी से भी चाहूँगा, फिर आता हूँ। दीपक जी शायद अभी जुड़े हुए नहीं। अमलेंदु जी, इस पर और क्या कुछ अपडेट अगर आपके पास है तो जरा बताइए। राजीव जी, अपडेट यही है कि ये 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 14 राज्य हैं इनमें जिनसे यात्रा गुजरेगी, उन 14 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य रास्ते में जरूर पड़ेंगे। बाकी 11 राज्य जो हैं नहीं, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो नहीं आ रहे हैं जैसा नहीं। इसमें जो आया है भी वो ये आया है कि मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र। अच्छा, ये रूट तैयार हुआ है। तो ये जो यूपी से भी थोड़े से हिस्से में निकली थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी थोड़ा हिस्सा उसने कवर किया। और उत्तर प्रदेश में अभी एक यात्रा ऑलरेडी चल रही है, एक ऑलरेडी चल रही है जो यूपी जोड़ो यात्रा, ये चल रही है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि मणिपुर माँ से शुरू होकर के महाराष्ट्र माँ पे खत्म हो रही है और मणिपुर का माँ बोलने से प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं अभी तक। तो अब ये मणिपुर का माँ जो है मुंबई के माँ मतलब पहुँचते पहुँचते जो है लगातार ये माँ गूंजता रहेगा और मोदी जी के लिए माँ जो है परेशानी पैदा करता रहेगा। मुझे लगता है कि तमाम न्याय की बातें जो हो रही हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय के बीच में ये माँ शब्द जो है किस तरीके से भारत की राजनीति पे हावी होता जा रहा है, इसका भी एक जो है मुझे लगता है कि ये संदेश जो है इस यात्रा के जरिए देने की कोशिश होगी जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय की बात करते रहे, लगातार आर्थिक न्याय की बात करते रहे हैं, उनका जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसमें जो है वो न्याय की बात है। हक मतलब न्याय, सबको न्याय मतलब जिसको जिसका हक है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ न्याय की बात जो हो रही है, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय की बात जो है वो हो रही है और देखने में ये आ रहा है कि न्याय का क्षय जो है लगातार पिछले 10 वर्षों में होता जा रहा है। तो न्याय के ऊपर संकट है, वो हर तरीके के न्याय के ऊपर संकट है, वो चाहे आर्थिक संकट, आर्थिक न्याय हो, चाहे सामाजिक न्याय हो और फिर राजनीतिक न्याय भी इसमें जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर के न्याय को संबोधित करती हुई यात्रा जो है, ये न्याय मांगने के लिए यात्रा। और महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि भारत जोड़ो यात्रा में जैसा आपने भी कहा कि
राजनीतिक बात नहीं थी, ये कहा गया था कि ये राजनीति से परे है, लेकिन ये शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है। 6200 किलोमीटर की यात्रा है, इसका मतलब इसमें राजनीतिक मुद्दे लगातार उठेंगे। और महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहौल बनाने की कोशिश करनी जा रही है, मुझे लगता है कि उसका एक कड़ा जवाब भी जो है ये न्याय यात्रा होगी कि किस तरीके से भारत के अंदर न्याय की आवश्यकता है और हर मोर्चे पे न्याय की आवश्यकता है। ये यात्रा इसके जरिए इसको भी मुझे लगता है कि सामने रखेगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से शकील अख्तर जी आता हूं और फिर पूजा जी के पास आऊंगा। शकील अख्तर जी, आप याद कीजिए पिछला जो भारत जोड़ो यात्रा पिछली जो थी उसको हम और आप लगातार कवर करते रहे, अलग अलग जगहों से। कोच्चि भी हम लोग गए, कहाँ कहाँ नहीं, हम लोग श्रीनगर भी गए थे, जो समापन था वहाँ तक। और इस पूरी यात्रा 4 महीने की यात्रा को हम लोगों ने कवर किया था। ज़रा आपसे समझूं, अब उस यात्रा, चूंकि उसको हम लोगों ने नज़दीक से देखा, आपने नज़दीक से देखा है, उस यात्रा और इस यात्रा के फ़र्क को ज़रा समझने की कोशिश हम करें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि ये तीसरी यात्रा होगी ऐसे देखा जाए तो। पहली यात्रा राहुल गांधी के साथ एक पार्ट को ही छूते हुए, लेकिन उसकी हनक तो पहुंची थी पश्चिम से लेकर पूरब तक। ये यात्रा पश्चिम में थी। दूसरी यात्रा अभी जो चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। और तीसरी यात्रा फिर से न्याय यात्रा आ रही है। उत्तर प्रदेश को विशेष इस पर कवरेज देना, उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस रखना, ये इसके कुछ मायने तो ज़रूर होंगे, उसको भी ज़रा समझें हम। और हिंदी पट्टी की जहाँ तक बात आती है, जिसमें राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है, ये दोनों राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह, राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास हैं, एक हनुमान बेनीपाल के पास थी जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, अब अलग हो गए हैं, तो इसलिए अब 24 सीटें कह सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सीटें। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, छत्तीसगढ़ में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हनक जाती है, हवा वहां तक पहुंचती है, उसका असर भी होगा। तो क्या इन तमाम पहलुओं पर गौर फरमाने के बाद इस यात्रा को अब निकालने की घोषणा हुई है? क्योंकि बहुत दिनों से, आज से नहीं बल्कि लगभग साल भर से, जनवरी में 1 साल यात्रा के, पिछली यात्रा के समापन का हो जाएगा, लगभग साल भर से दूसरी यात्रा की डिमांड थी। और इस पर शायद पूजा जी और विस्तार से बाद में बताएंगी, लेकिन इस पर लगातार चर्चा चल रही थी, यानी तैयारियां पुरजोर हैं, ये माना जाए। शकील जी, क्या कुछ आप देख के आए हैं वहां से, कांग्रेस में जब आप रहते हैं तो? देखिए राहुल जी, अभी आप जो बता रहे थे कि राहुल गांधी और पूनिया जो है आपस में कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसे कुश्ती की लैंग्वेज में रियाज करना कहते हैं, प्रैक्टिस करना कहते हैं। और जो आप कह रहे थे कि दोनों में क्या फर्क है, तो पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको आप एक तरह से प्रैक्टिस समझ सकते हैं, रियाज समझ सकते हैं। और ये जो है ये वाकई मैच है, ये वाकई फाइनल मैच है। इसमें जो है राहुल गांधी सीधा संदेश देंगे सरकार बदलने का, क्योंकि इससे पहले जो था उसको आप एक तरह से एकेडमिक यात्रा भी कह सकते थे, कि जिसमें बहुत सारे इशू थे और जिसमें राहुल जो है लोगों के बीच एक भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देश एक है, ये समाज एक है, सब लोग जुड़े, सब लोग साथ रहें। और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ राहुल को देखने और राहुल को मिलने के लिए आते थे। मगर ये यात्रा जो है विपक्ष में भी एक नया उत्साह फूंक देगी। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये जरूरत है का नाम वो मोदी सरकार को चुनौती दे सकता है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है कि एक सीट पर एक लड़ना। अभी आपने देखा होगा कि कल राहुल गांधी ने 4 राज्यों की मीटिंग करी, 2 राज्यों की आज करने वाले हैं, आज 2 राज्यों की मीटिंग होगी। तो राहुल लगातार हर राज्य की, राहुल और जो हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उन सब का उद्देश्य ये है कि एक मैसेज अपनी पार्टी के लोगों को भी देना कि देखो अब मिलके लड़ना है और आप अपने संगठन पे ध्यान दो, संगठन को मजबूत करो और बाकी तालमेल किस तरह करना है ये थोड़ा सा केंद्रीय नेतृत्व पे आप लोग छोड़ दो। हम लोग ये तय करेंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें हम लड़ेंगे, कितनी सीटें हमारे साथी लोग लड़ेंगे। क्योंकि अगर ये चुनाव जो है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज 2024 का चुनाव है, बाकी सब उसकी तैयारियां हैं, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर विपक्ष जो है इन चुनावों में जीत जाता है तो देश एक बहुत बड़े संकट से बच जाएगा। देश के सामने आज एक बहुत बड़ा संकट है और
और वो संकट है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में आज जिस तरह से एक तानाशाही का इनपुट दिया जा रहा है कि जिसके लिए एक नया शब्द कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ज्यादा खतरनाक होती है। आम जनता को लगता है कि डेमोक्रेसी चल रही है, संस्थाएं चल रही हैं, मगर सारी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर दिए जाते हैं। जो राहुल गांधी ने कई बार कहा कि आज की तारीख में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मीडिया हमें छापता नहीं है, इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। और आज फिर वही बात है कि मार्च तक राहुल पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमको इस तरह से एक होकर लड़ना है, केवल राजनीतिक पार्टियों को नहीं, समाज को भी। तब हम इस डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का मुकाबला कर पाएंगे। और वो करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर भारत से डेमोक्रेसी नाम की चीज को आप लोग भूल जाइए। मणिपुर का उदाहरण सबको बार बार याद रखना चाहिए और राहुल ने वही याद दिलाने के लिए वहां से यात्रा शुरू करी है कि मणिपुर में आज 7-8 महीने हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री न वहां जा रहे हैं न उस पर एक शब्द बोल रहे हैं। लोग रोज मर रहे हैं, हिंसा हो रही है वहां पे। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि ईसाई धर्म से मेरा पुराना नाता है। वहां सबको ईसाई कब्रिस्तान में ही दफनाया गया है। वो क्रिश्चियन कब्रिस्तान ही है जहां इतने सारे लोगों को, जो 100 के करीब लाशें हैं जो 8 महीने से पड़ी हुई थी, उनको एक साथ दफनाया गया है। तो देश में इस समय जो हो रहा है वो हम नहीं चाहते कि उस पर विदेश बोले, कोई नहीं चाहता है। राहुल गांधी ने भी साफ कहा, लेकिन पूरी दुनिया बोल रही है और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु है और दूसरी तरफ दुनिया हम पर उंगली उठा रही है। ये मणिपुर में आपके क्या हो रहा है, ये दूसरी जगह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का क्या हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बीजेपी या मोदी जी इस चुनाव को फिर जीतना चाहते हैं और राहुल ने इसीलिए राजनीति का नाम लिया है। ये बात वो इस बार समझाएंगे कि आपकी समस्या जी शकील जी, आता हूं, पिलाया जा रहा है। शकील जी आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, जरा पूजा जी के पास आना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मसलों को आप यहां रख रहे हैं। एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं पूजा जी, सवाल ये भी पूछा जाएगा, कुछ लोग पूछना शुरू भी कर दिए हैं कि आखिर ये यात्रा गुजरात से क्यों नहीं, पहले पोरबंदर तक की बात हो रही थी, पोरबंदर तक क्यों नहीं जा रही है, गुजरात से क्यों नहीं गुजर रही, क्योंकि पहली यात्रा भी गुजरात नहीं गई, दूसरी यात्रा भी गुजरात नहीं गई। हालांकि ये भी पूछा जाएगा कि फिर छत्तीसगढ़ भी क्यों नहीं गई, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ नहीं गई ये यात्रा, तो ये भी पूछा जाएगा। लेकिन गुजरात चूँकि प्रधानमंत्री का अपना गृह राज्य है और उस हिसाब से गृह मंत्री का भी गृह राज्य है, गुजरात मॉडल दिखाने की कोशिश करके ही 2014 में दिल्ली की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस लिहाज से भी तो गुजरात को छोड़ना इस यात्रा में ये क्या मायने रखता है, और या ये एक आसान जो रूट है उस रूट को कवर करते हुए, क्योंकि गुजरात एक छोर पे चला जाता है और यात्रा मुंबई तक ले जानी थी, या इसका पैगाम कुछ और देना था, मुंबई तक पहुंचने का मतलब क्या है, ये ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो दर्शक जानना चाहेंगे। ज़रा आपसे चाहता हूँ उन सवालों का जवाब। राजीव जी, हम गुजरात से यात्रा शुरू करते अगर प्रधानमंत्री जी आज मणिपुर में होते, अगर गृह मंत्री जी मणिपुर की स्थिति को संभाल लेते तो शायद ये यात्रा गुजरात से शुरू होती। पर आज मणिपुर में उन 87 लोगों जिनको दफनाया गया, जिसमें फिर से कहूंगी 1 महीने का बच्चा था जो अभी मात्र 1 महीने पहले धरती पर आया था, और उसका सिर्फ उसकी कोई गलती भी नहीं थी इस पूरे हिंसा में। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश के एक जलते हिस्से से अपना मुंह मोड़ा, ना वो इस बार प्रचार करने गए उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में, ना उन्होंने कुछ बोला। एक पूरे विपक्ष पूजा जी एक अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये यात्रा गुजरात भी जा रही है, गुजरात से महाराष्ट्र जा रही है, तो इसलिए ये सवाल ही यहाँ कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं अभी देख रहा हूँ क्योंकि अपडेट्स थोड़े बाद में आ रहे हैं, और ये अपडेट अब जो है पूरा अपडेट है कि मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, उन राज्यों को जहां जो राज्य छूट गए थे, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात और अंत में महाराष्ट्र, गुजरात से महाराष्ट्र की ओर। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, ये साफ दिखाई दे रही है, जिसमें ऊपर का पूरे राज्य जो हैं वो कवर हो रहे हैं। खासकर ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिस पर फोकस आने वाले समय में हम जैसे विश्लेषकों का तो रहेगा ही। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो
मुझे लगता है कि मणिपुर से यात्रा निकालना एक सिंबॉलिक मैसेज भी है, एक बहुत पावरफुल मैसेज है। राहुल जी पहले भी मणिपुर गए, वहां के दोनों समुदायों के लोगों से मिले थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी। औरतों ने, रेफ्यूजी कैंप्स में लोगों ने, बच्चों ने रखा था। बाद में पता चला उन्होंने कुछ रिलीफ बच्चों के लिए कुछ खिलौने और फुटबॉल वगैरह भी भिजवाए। ये सारी चीजें मणिपुर से निकालना, इस देश को ये और मणिपुर के लोगों को खास तौर पर ये मैसेज देना है कि भारत की जो न्याय की यात्रा है वो और उनके न्याय की जो यात्रा है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगता है आज मणिपुर का हर एक रहनुमा, हर एक वासी जो रेफ्यूजी कैंप में पिछले 6 महीनों से रह रहा है, वो देश केंद्र सरकार की ओर न्याय की उम्मीद से दे रहा है और केंद्र सरकार ने बिल्कुल आंखें मोड़ ली है उससे। मुझे लगता है कि भारत न्याय यात्रा के लिए मणिपुर से बेहतर, मैं नहीं चाहती थी कि मणिपुर में हो, कोई नहीं चाहता था मणिपुर में ऐसी हिंसा हो। तो मुझे लगता है वो जो 87 लोगों को दफनाया गया उनको न्याय देने के लिए, जो 2 नंगी औरतों को का प्रदर्शन हुआ था, भोंडा प्रदर्शन, उनको न्याय देने के लिए, तो मुझे लगता है भारत न्याय यात्रा का इससे सिंबॉलिक आगाज नहीं हो सकता। जहां तक गुजरात की बात है, आपने अपडेट दे दिया कि हम गुजरात भी जा रहे हैं और मुंबई में इसको एंड करना, मुझे लगता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा लोकसभा सीट्स भी हैं, उसे भी देखा जा रहा है और मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है और मुंबई में हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन भी है। तो मुझे लगता है कि जैसे कल है तैयार हम रैली भाजपा के वैचारिक केंद्र बिंदु जो है नागपुर, उनकी विचारधारा का जो केंद्र है वहां से हम आगाज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज की राजनीति में। वैसे ही मुंबई तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा भारत न्याय यात्रा का मैसेज होगा और यही है, ये पूरी न्याय की लड़ाई है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। और मणिपुर के लोगों के ऊपर मरहम लगाने की, उनकी हिंसा पर जो घाव हुए हैं, इस पर मरहम लगाने की कोशिश है और भारत न्याय यात्रा इससे बिल्कुल अपने मुकाम पे पहुंचेगी, मुझे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त, और चर्चा यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा, इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका आगाज 14 जनवरी से होने जा रहा है। 14 से लेकर 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा, अभी तक की सबसे लंबी यात्रा मानी जाएगी ये यात्रा, क्योंकि 6200 किलोमीटर नापना छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये हाइब्रिड यात्रा होगी। हाइब्रिड का मतलब यह कि यह यात्रा बस से भी होगी और यात्रा पैदल भी होगी। और किन किन राज्यों से गुजरेगी ये अपडेट भी आप तक पहुंचा देता हूं, रखना चाहता हूं। मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी, सबसे बड़ी बात कि मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस यात्रा में 3 पहलुओं को रखा गया है। न्याय नाम दिया गया है, तो न्याय किसका न्याय? न्याय सामाजिक स्तर पर भारत के लोगों का न्याय, न्याय आर्थिक स्तर पे भी, क्योंकि आर्थिक असमानता जिस प्रकार है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस देश में जो 2 लोगों को या एकाध लोगों को ही आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश हो रही है, वो ना हो। तो यानी न्याय आर्थिक रूप से भी, न्याय सामाजिक रूप से और न्याय राजनीतिक रूप से भी। राजनीतिक रूप से न्याय इसलिए क्योंकि आपको कम से कम इतना तो पता रहे कि आप वोट देने जा रहे हैं किसी और को और वहां गिनती किसी और के पक्ष में हो रही है। आप वोट देने से पहले इतना अवेयर तो रहें कि आपको वोट देना किसको चाहिए। और राजनीति हर जगह है, राजनीति की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उसी सीढ़ी से चढ़कर वहां तक, उस कुर्सी तक पहुंचता है, तो यह भी जरूरी है। तो ये 3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू हैं, जिसकी चर्चा इस यात्रा के दौरान हम सुनेंगे। जैसे आपने पहली यात्रा में सुना था कि उस यात्रा में टोटली वो सामाजिक यात्रा थी, उसमें राजनीति का पुट नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि ये यात्रा जो है वो देश की बढ़ती महंगाई, बढ़ते बेरोजगारी और देश में नफरत जो बढ़ रही थी उसके खिलाफ वो यात्रा थी। और उसी यात्रा से राहुल गांधी ने 2 नारों को बुलंद किया था, याद कीजिए। पहला नारा डरो मत और दूसरा नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये 2 नारे बहुत महत्वपूर्ण थे। और कहीं ना कहीं डरो मत की जो बात है वो कल विनेश फोगाट ने जो अपनी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री के नाम से, उस चिट्ठी में उस डरो मत का जिक्र कई जगह, भले न लिखें लेकिन वो जिक्र आता है, क्योंकि उनकी हिम्मत कहां से आती है ये देखना होगा। तो बहुत कुछ है जो एक नारे से आप पाते हैं। तो ये एक कुछ अपडेट के साथ एक अपडेट और दे देता हूं कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड पहुंचेगी, असम पहुंचेगी, मेघालय है और
इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्वोत्तर में जो 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर की, उन 25 सीटों पर नजर होगी। जरा इसकी राजनीतिक पहलू को भी इसको देख लीजिए आप। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा, जितनी सीटों की बात कर रहा हूं लोकसभा के हिसाब से बात कर रहा हूं, विधानसभा का जिक्र यहां नहीं है, तो 42 सीटें पश्चिम बंगाल की। उसके अलावा बिहार 40 सीटें, और उसके बाद आप झारखंड 14 सीटें, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। यूपी की सबसे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, और फिर आखिर में ये यात्रा जाकर रुकेगी मुंबई, महाराष्ट्र, जहां पर 48 सीटें हैं, 48 सीट्स। तो बहुत बड़ा, आप इसको अगर जोड़िए, इन तमाम सीटों को जोड़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोकसभा की जो सीटें हैं, कितने लोकसभा के जो राज्य हैं वो कवर हो रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाएगी ये, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू को देखते हुए, और कांग्रेस और भारत का जो एक नया जो विपक्षी गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसके लिहाज से भी। तो ये कुछ अपडेट जो साथी बाद में जुड़े थे उनके लिए ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे साथ 4 महत्वपूर्ण साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधर छत्तीसगढ़ से ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी इधर स्टूडियो से हमारे ऑनलाइन एडिटर जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, पहले दीपक जी के पास आना चाहता हूं। दीपक जी, यात्रा का ऐलान और सुबह सुबह पहलवानों के बीच भी राहुल गांधी पहुंचे, उसकी चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा अब यात्रा की होगी, खूब होगी। जरा यात्रा पर आपकी पहली टिप्पणी। राजीव जी, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये यात्रा जो है पोरबंदर से असम तक जाएगी, जैसा कि काफी इस बात की चर्चा थी। मैंने ये हिसाब लगाया पूरा देश का एटलस निकाल के, तो जो पहली यात्रा थी वो लगभग 3600-3700 किलोमीटर की थी, जो थोड़ी बहुत घूमते फिरते वो 4000 किलोमीटर के लगभग हो गई। पोरबंदर से असम तक जो है लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा होती अगर ये होती तो, लेकिन इस और उसमें करीब करीब 8 राज्य कवर हो पाते थे, 8 या 9 राज्य होते किसी तरीके से। लेकिन अभी जो मणिपुर से निकाला है, तो मणिपुर का जो सिग्निफिकेंस है वो तो अपने आप में है ही, कि जिस यात्रा को पहले राहुल गांधी ने पार्ट 1 जो उनकी यात्रा है, जिसमें उन्होंने नफरत छोड़ो और मोहब्बत की जो दुकान खोलने की जो बात कही थी, तो मणिपुर आखिर क्या था? मणिपुर उसी नफरत का ही शिकार हुआ, पूरा का पूरा जो राज्य है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद अभी जो बेचारे मासूम लोगों की जो 87 लोगों की का जो सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ, ये सारा उसी नफरत का ही एक तरफ प्रतिफल है। तो उसके सबसे उपयुक्त तो वही जगह हो सकती थी, ये बात तो इसमें कोई अब बहुत विवाद नहीं है। एक बहुत छोटा सा ही करेक्शन कर दूं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति नहीं, पिछले कुछ समय से 15 जनवरी से होने लग गई है। वो कुछ जो कैलेंडर जो खिसकता है हर साल, जो थोड़ी जो दूरी बढ़ती है उसके कारण, लेकिन 14 तारीख से समझिए कि जो उत्तरायण की तैयारियां शुरू हैं। और आप ये देखिए कि मकर संक्रांति जो है वो केवल सूर्य की पोजीशन बदलने का त्योहार नहीं है, बल्कि वह दान का त्योहार है। और कहा जाता है कि न्याय दान से बड़ा दान कोई भी दूसरा नहीं होता। अगर 14-15 को शुरू होने वाली जो यात्रा है वो अगर दान के प्रयोजन से निकाली जा रही है, वह दान क्या है? वो न्याय का दान है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। लेकिन उसमें एक जो पार्ट 1 था जो राहुल गांधी की यात्रा का, और ये जो यात्रा है ये परस्पर पूरक है, इन दोनों का बड़ा गहन संबंध है। देखिए, जब तक आप देश को जोड़ेंगे नहीं तब तक आप न्याय नहीं कर सकते, और जब न्याय होगा तो भारत भी जुड़ेगा। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं, तो एक भारत जोड़ो और न्याय यात्रा, केवल नाम का इसका फर्क है। ये वैसी है जैसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के, दोनों में केवल ये कर दिया गया था कि कुछ स्टोरीज का अंतर है, लेकिन दोनों के अंतर संबंध भी हैं और बड़े गहन अंतर संबंध है इन दोनों यात्राओं की, मैं ऐसा देखता हूँ। एक और बात चली थी कि बंबई में यह यात्रा जो खत्म हो रही है, देखिए पोरबंदर जो था, पोरबंदर जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, लेकिन उनका जो क्लाइमेक्स है उनके जीवन का, चाहे वो पढ़ने के लिए लंदन गए, उसके बाद फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन महात्मा गांधी के कैरियर का जो उच्चांक है, मैं आजादी का दिन नहीं मानता 15 अगस्त, मैं उसको मानता हूं कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक से, जिसका नाम अब जो है जो उसका नाम अब बदल के अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है, वो महात्मा गांधी का ही क्लाइमेक्स था उनके पूरे के पूरे जीवन का, जब उन्होंने कहा था करो या मरो। करो या मरो का ही समांतर जो नारा दिया है वो राहुल गांधी ने दिया है, वो डरो मत।
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इनके इसको देखें ध्यान से, तो करो या मरो भी महात्मा गांधी ने कहा कि आप निर्भय हो जाइए और अपनी आजादी के लिए टूट पड़िए। हम सब जानते हैं कि उसके पहले महात्मा गांधी से तमाम बड़े नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो जो आंदोलन है वो चलता रहा। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता के हाथ में नेतृत्व दिया गया था। यही जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। आप लोगों के हाथों में सब कुछ सौंप दीजिए। राहुल गांधी की यह यात्रा यात्रा क्रमांक 2 जो निकल रही है, न्याय की जो यात्रा है, ये इसकी जो भूमिका है, इसका जो आधारशिला है वो भारत जोड़ो यात्रा ही थी। और भारत जोड़ो यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जाती अगर राहुल गांधी इस यात्रा को नहीं निकालते तो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहली यात्रा को हम बार बार कह रहे हैं कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन देखिए राजनीतिक बीज उसमें पड़ गए थे और वो अच्छी बात हुई थी। अगर वो केवल एक तरह से सामाजिक यात्रा ही बनी रहती तो शायद वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती थी। ये यात्रा बिल्कुल जरूरी थी और ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये की ही जानी थी। अगर ये नहीं होती तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता भी निर्मित हो जानी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही समय पर निकल रही है। अब बहुत सारी देखिए दूसरी बातें कह रही थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस राज्य में क्यों नहीं जाती, उस राज्य में क्यों नहीं जाती। तो पहले भी हुआ था, पहले भी कहा गया था कि सीधे सीधे जो एक रूट जो मैप जो तैयार किया गया था भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें भी बहुत सारे लोग दोष निकाल रहे थे कि यहाँ भी जाना था, वहां भी जाना था। तो भाई कांग्रेस जो है ये यात्रा अपने लिए निकाल रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी या दूसरों के लिए नहीं निकाल रही है। जिन्हें बेहतर रूट कोई लगता है, इस राज्य में जाना चाहिए, उस राज्य में जाना चाहिए, तो बेशक वो चला जाए, वो अपनी यात्रा को अलग से निकाल ले। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है 14 राज्यों को अगर कवर कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है उनका संदेश जो है वो ग्रहण करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हम सबको इसका इंतजार है। दूसरी बात, 2 घटनाएं जो कल की जो नागपुर की जो रैली है कांग्रेस की, उसका भी अपना महत्व है। जहां एक और आर्य मुख्यालय है तो वहां पर दीक्षा भूमि भी है और संविधान को बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई जो भारत लड़ रहा है, उसके लिए नागपुर से बेहतर स्थान भी कांग्रेस की रैली के लिए कुछ नहीं हो सकता था। फिर कांग्रेस की कल की रैली और भारत जोड़ो यात्रा, यह इस लिहाज से भी जरूरी है कि कांग्रेस को इन तमाम उथल पुथल, गठबंधन, हर तरह की चीजों के बीच अपने अस्तित्व को भी एक तरह से लोगों को स्वीकार कराना है, उन्हें बताना पड़ेगा। देखिए आगे जाकर गठबंधन की जब कई तरह की जो चर्चाएं होंगी, सीटों का वितरण होगा, तो पता नहीं कांग्रेस को कहां कहां कंप्रोमाइज भी करने पड़ सकेंगे। हो सकता है उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि आप बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई जो अक्सर कई चीजों से जो वंचित रह जाता है, हो सकता है कांग्रेस को सीटों के मामले में अलग अलग राज्यों में कुछ देना पड़ सकता है अपने छोटे भाइयों को, तथा कथित छोटे भाइयों को, उसमें से कुछ उद्दंड भाई भी होंगे। लेकिन कांग्रेस को अपना अस्तित्व भी बनाए रखना है और बताना है कि आज भी हम जो है 10 लाख की रैली अगर कोई कर सकता है इस देश में, तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। और 4000 6000 किलोमीटर अगर कोई चल सकती है कोई यात्रा, तो कांग्रेस ही निकाल सकती है। तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व इन तमाम राजनीतिक गठबंधनों के बीच अलग से भी बना के रखना है और लोगों को जताना है कि आज ही हम जो है वाकई बड़े भाई हैं। राजीव जी, तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ ये दोनों घटनाएं जो है अगले 15-20 दिन की बेहद महत्वपूर्ण है। राजीव जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो। और लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं अलग अलग राज्यों से के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ। कल मीटिंग थी बिहार के साथ, पंजाब के साथ और जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ। और आज सुबह मीटिंग हुई है आंध्र प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। और इसमें मीटिंग जो हो रही है, आप जानते हैं कि ये मीटिंग खासकर चुनावी तैयारियों 2024 की तैयारी और उस तैयारी में कौन कितनी मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट पहलू। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत जब अभी अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग मसलों को मैं रख रहा था, तो वहाँ एक जानकारी चाह रहा था मैं कि ये देखा जाए कि कितनी सीटें आती हैं इस यात्रा के जो 14 राज्य हैं, और 14 राज्य जो ज़िले हैं वो 85 ज़िले हैं, 85 ज़िले। लेकिन इन राज्यों के लिहाज से अमलेंदु उपाध्याय जी, कितनी सीटें आती हैं अगर देखा जाए उधर पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र तक, जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? राजीव जी, ये सीटें लगभग बैठ रही हैं 359 या 358 सीटें बैठ रही हैं कुल मिलाकर के
इन 14 राज्यों की जहां से ये यात्रा गुजर रही है। मतलब इन सब सीटों से नहीं गुजरेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो राज्य हैं उन राज्यों की सीटों का जुड़ा जाए तो ये 359 सीटें के आसपास लगभग बैठ रही हैं। यानी कि इस देश का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मानचित्र जो है वो ये यात्रा 60% कवर कर 60% कवर कर रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि अगर आप सीधे सीधे मणिपुर से मुंबई जाएंगे तो वो दूरी लगभग 3200-3300 किलोमीटर अधिकतम है। एक छोटा रूट भी है वो 3100 किलोमीटर का बैठता है। ये यात्रा 6200 किलोमीटर को कवर कर रही है। यानी कि इस यात्रा को ज़्यादा कवरेज दिया गया है कि ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कवर हो। महत्वपूर्ण बात ये कि जस्ट डबल ये हो जा रही है, यानी एक तरीके से 6200 किलोमीटर की यात्रा। इसका मतलब जो रूट आएगा सामने थोड़े समय बाद जब पूरा आएगा किस किस रूट से गुजर रही है, तब ये मालूम पड़ेगा कि इसको कितना ज़्यादा कवरेज जो है इसको लिया गया है। इसका मतलब ये सीधी सीधी यात्रा नहीं है, ये जिगजैग तरीके की यात्रा भी है, जस्ट डबल जो है इसको कवर किया जा रहा है। यानी कि बहुत बड़े राजनीतिक भूभाग को इसका मतलब राजीव जी ये है, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक तरीके से कहा जाए कि ये पूरे देश की एक चुनावी यात्रा भी है। और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली इतनी लंबी यात्रा होगी, चुनाव के मद्देनज़र कोई नेता जो है इसको कवर करेगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी वो कई देशों की एक तरीके से कहा जाए कि बाउंड्रीज को छूती हुई थी, ये भी जो है कई देशों की एक तरीके से कहा जाए तो उसकी ज़्यादा लंबाई यूरोप के कई देश समा जाएं 4000 किलोमीटर में। जी कई देश समा जाएंगे इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब जो सबसे लंबी वो पहली यात्रा, जी पहली यात्रा, दूसरी 6000 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत सोच समझ के इस पर काम किया गया है। और जिस तरीके से एक साल के अंदर जो है फीडबैक आए होंगे भारत जोड़ो यात्रा की और जो राज्यों से मांग आई होगी, और ये भी समझा गया होगा कि किस समय ये यात्रा निकाली जाए कि जिसका अब चुनावी लाभ लिया जाए। देखिए भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी लाभ लेने की कोशिश जो थी वो राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि गुजरात का चुनाव था, गुजरात वो यात्रा नहीं गई थी। हिमाचल में चुनाव था तो हिमाचल में तब पहुंची यात्रा जब चुनाव संपन्न हो चुका था। तो यानी भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल भी चुनावी परिदृश्य के हिसाब से मुझे लगता है कि तय नहीं किया गया था। ये यात्रा मुझे लगता है कि चुनाव को भी ध्यान में रखकर की गई है और इसीलिए आखिर में इसमें बात राजनीतिक न्याय की भी जोड़ी गई है, यानी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, कि आज तीनों न्याय के ऊपर संकट है और तीनों न्याय पाने के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय आपको तभी मिल सकते हैं जब देश के अंदर आपको राजनीतिक न्याय मिले, आपको अपनी आवाज़ उठाने का हक हो, डेमोक्रेसी सही तरीके से काम करे, संवैधानिक संस्थाएं स्वच्छंद रूप से और बिना किसी दबाव के काम करती रहें, तभी आपको जो है वो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय से ज़्यादा जरूरी जो है, पहली आवश्यकता जो है वो राजनीतिक न्याय की है। जब राजनीतिक न्याय होगा तभी आपको बाकी न्याय जो है वो मिल सकते हैं। और इसीलिए जो बाबा कहा जाता है कि सब संस्थाओं पर पहरा है, कानून बदल दिए गए, कानून बदल दिए गए। और बदले कैसे गए? आप ये देखिए कि जिस समय आप महत्वपूर्ण कानून लेकर के आ रहे हैं, आपने विपक्ष के सारे सांसदों को जो अपोज कर सकते थे, जो चर्चा कर सकते थे, आपने पहले उनको निकाल के संसद से बाहर किया और फिर आपने आनंद फानंद में वो सारे कानून आपने पास करा लिए। इतने महत्वपूर्ण कानून जो थे वो आपने पास करा लिए। इसका मतलब राजनीतिक न्याय को आपने उठा करके सूली पे टांग दिया। ये कानून पास कराते हुए आपने सबसे ज़्यादा राजनीतिक अन्याय किया। इसलिए मुझे लगता है कि इस राजनीतिक न्याय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस राजनीतिक न्याय को ध्यान में भी इस यात्रा के दौरान राजीव जी रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। पूजा जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। और एक लंबी यात्रा 6200 किलोमीटर, 85 जिले, 14 राज्य, 359 सीटें, 358-59 सीटें जैसा बता रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। इतनी सीटें मतलब 60%, 65% सीटें ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कवरेज एरिया है ये, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। और इसी बीच अयोध्या में भी एक हलचल तेज है, और जहां हिंदुत्व का बिल्कुल हिंदुत्व उफान पे लाने की कोशिश होगी, इस मुद्दे को उफान पर लाने की कोशिश होगी। और उस मुद्दे, एक हिंदुत्व का मुद्दा और इधर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुद्दा, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तरफ न्याय है, एक तरफ हिंदुत्व है। इन दोनों मुद्दों को अगर देखा जाए, क्योंकि दो अलग अलग दल जो अलग अलग मुद्दों के नाम पर देश की जनता के बीच जाकर वोट मांगने की कोशिश करेंगे आने वाले 2-3 महीनों में, कैसे आप देखती हैं कितना महत्वपूर्ण इस यात्रा को पाती हैं और कितना फायदा इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले चुनाव में? क्योंकि इसका राजनीतिक पहलू भी हम समझें, और आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। और इसमें एक और पहलू जोड़ दूं जिसकी चर्चा हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे तमाम साथी लिख रहे हैं, वो ये है कि ईवीएम पे भी चर्चा होनी चाहिए।
और इस यात्रा में ईवीएम ईवीएम और ईवीएम की चर्चा नहीं होगी तो फिर कुछ भी कर ले नहीं जीतेंगे। मतलब एक निराशा छा गई है, जो कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं उनमें भी ये निराशा छा गई है कि हम तो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन जीतेगी तो ईवीएम ही। तो उस पहलू को भी जरा आपसे समझना चाहता हूं, टटोलना चाहता हूं, आपके पास जो भी इनपुट हो कि क्या ऐसे मसलों को भी रखा जाएगा। और दो जो महत्वपूर्ण है, एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ न्याय, उसमें किसको कितना भारी देखती हैं आप, सामाजिक पहलू को सामने रखते हुए, आज की सामाजिक स्थिति को सामने रखते हुए? देखिए राजीव जी, तो आज की राजनीति के ही ये दो धुरों में बटी हुई है, एक हिंदुत्व और एक न्याय है। हम जहां सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, वहां यहाँ पे सिर्फ इसी दम पर वोट मांगा जाता है कि रामलला जी आ रहे हैं, हमने राम मंदिर बना दिया है। आज बेरोजगारी का दंश हर युवा झेल रहा है, 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। खाने की चीजें इतनी महंगी है कि घर का बजट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुका है। तेल ले लो, दालें ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, दही ले लो, कुछ भी ले लो। आज इतने लोग रोजगार के पर्वियों से बाहर हैं, इतने दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये जाते हैं राज्य में और ये वोट मांगते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं जो रामलला को वापस लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ यात्रा वर्सेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की बात नहीं, आज की राजनीति हो गई है। वो जो पूरी व्हाट्सएप में मीम्स बनते हैं कि शेर पालना महंगा होता है, हम पेट्रोल भरवा लेंगे 100 रुपए, लेकिन राम जी तो आ रहे हैं अपने घर। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के आने से एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो 27 रुपए में जीवन यापन करता है, वही अडानी जिनकी प्रॉपर्टी में, जिनके आय में दुगुना तिगुना 1000 गुना वृद्धि हो जाती है, ये जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इतने 3000 से करीब बच्चों ने सुसाइड किया है। लोकसभा में ये मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है। मुझे लगता है जो हर जगह पे असमानता बढ़ रही है, उसके खिलाफ भी जो कहते हैं ना क्लैरियन कॉल है, वो ये यात्रा है। तो यात्रा में हम हर मुद्दे को उठाने की बात करेंगे, आर्थिक असमानता की, राजनीतिक जो सारे संस्थाओं का जो चीरहरण हो रहा है उसकी बात करेंगे, जिस तरीके से विपक्ष पर चौतरफा अटैक हो रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी, और उसके संसद में भी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उसकी बात करेंगे। जिस तरीके से आपने संसद को एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है। प्रधानमंत्री जी नो कॉन्फिडेंस पे मणिपुर में ये नहीं कहते, वो अपनी छाती पीट कर कहते हैं कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, और पीछे से लोग बच्चों की तरह तालियां बजाते बजाते मोदी मोदी चिल्लाते हैं। ये आज संसद की गरिमा का ये जो स्तर देख रहे हैं हम, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। तो मुझे लगता है कि हर स्तर पे जो न्याय की बात है, और ये बात हम सिर्फ महसूस नहीं करें, देखिए हम चुनाव हार गए हैं, राज्य चुनाव, उसको मैं मानती हूँ हमारी कमी होगी, बल्कि मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया, छत्तीसगढ़ की हार को मैं आज तक नहीं एक्सेप्ट कर पाई हूँ, इतनी अप्रत्याशित हार थी। पर अगर हमारा वोटर बेस देखें, अगर हमारा टोटल वोटिंग नंबर्स देखें, तो हमें 10 लाख वोट इनसे ज्यादा मिले हैं। तो ये जो पूरा हमारा वोटर परसेंटेज है, इनकी उम्मीद, इनकी आशा, और इनका भी, हम इनके लिए लास्ट होप है, लास्ट उम्मीद है, इनके लिए भी हमें लड़ना होगा मुझे लगता है। और जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम की बात इंडिया गठबंधन की पिछले मीटिंग में जो इनके पॉइंट्स बनाए गए थे उसमें भी उठाई गई थी। हम इलेक्शन कमीशन से बार बार समय मांग रहे हैं ईवीएम पर बात करने के लिए। हम वीवीपैट पे अपना पॉइंट रखा है इंडिया गठबंधन में। इलेक्शन कमीशन हमें बहुत ही वाजिब वो है कि दिखता ही है कि वो समय नहीं दे रहा है। ईवीएम की लड़ाई तो है ही, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हम ये जो कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम को हम एड्रेस नहीं करेंगे, ईवीएम की बात नहीं करेंगे, तब तक हर मेहनत बेकार जाएगी, हर रणनीति बेकार जाएगी। ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कुछ दिखता नहीं, कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसी तरह 2024 आएगा, इसी तरह इनका थर्ड टर्म आ जाएगा। राम मंदिर की स्थापना कर ही रही है, इन्हें किसी भी सामाजिक सरोकार, आर्थिक सरोकार, विकास के मुद्दों पे कोई बात नहीं करनी। 823 सेल्फी पॉइंट नरेंद्र मोदी जी के बन रहे हैं, और हर सेल्फी पॉइंट का खर्चा है 6.5 लाख रुपए। कि पैसों की कमी क्या है कि सीनियर सिटीजन का कंसेशन बंद कर देते हैं रेलवे से, पर एक सेल्फी पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी की लाइव कटआउट में सेल्फी लेकर किसी का क्या भला होगा? ये टैक्स पेयर्स की मनी का वेस्टेज है तो नहीं है तो क्या है ये? और ऐसे 823 सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो मुझे लगता है आत्ममुग्धता और जो केंद्रीकरण है राजनीति की, इसने हर जगह हमें नुकसान किया है। इसके खिलाफ भी लड़ाई है। और भारत जोड़ो यात्रा हर मुद्दों को उठाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जनता के मुद्दों को जनता के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में लाने की यात्रा है।
और यही भारत न्याय यात्रा भारत न्याय यात्रा, ये राजनीतिक हर जनता के मुद्दों के साथ न्याय करने की यात्रा है। और यही यही इसका पर्पस भी है, मुझे लगता है यही इसकी मंजिल भी होगी। जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि मई में इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, और उस इलेक्शन से पहले ये यात्रा कितना मायने रखती है और न्याय के हिसाब से कितना मायने रखती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस वक्त दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है भारत न्याय यात्रा के नाम से 14 जनवरी से। और इस यात्रा में क्या कुछ होगा ये अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी कंसल्टिंग एडिटर बुशरा खानम जी। बुशरा जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी भी। शकील जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। शकील जी, कैसे देखा जाए न्याय की जहां तक बात आती है तो ये यात्रा कितना ज्यादा लोगों के बीच, क्योंकि न्याय में एक ईवीएम का न्याय भी है, अब न्याय उतनी नहीं है, ये भी एक बढ़ा हुआ बहुत एक बृहत रूप से देखा जाए तो ईवीएम पे जो भरोसा टूटा है उस भरोसे को कैसे देखा जाए? देखिए राहुल जी, जो ईवीएम की बात है तो वो लोगों को अच्छी तरह एक बार समझ लेना चाहिए कि 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। न चुनाव आयोग इनको टाइम देने वाला है, न ईवीएम में परिवर्तन होगा। इसलिए जो भी लोग चिंतित हैं उन्हें 2024 का चुनाव जीतने पर अपना ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के समर्थक हों। जब तक 2024 आप नहीं जीतोगे, आप ईवीएम के बदले में दूसरा हाथ से डालने वाला मतपत्र नहीं ला पाओगे। तो इसलिए आप विरोध करते रहिए, कहते रहिए। और ये बात सबको मालूम है कि अगर ये उनका हथियार है, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उनका एक हथियार है और ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो वो उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को बहुत सख्त मैसेजिंग की जरूरत है, इस यात्रा से पहले भी और यात्रा के दौरान भी अफसरों के लिए, क्योंकि करने वाले अफसर ही हैं, करने वाला कोई इंसान ही है। जब तक आप उन्हें सख्त मैसेज नहीं देंगे कि जो भी गड़बड़ी करेगा 2024 के बाद उसका न्याय हो जाएगा। देखिए, हमें बार बार कहते हैं कि गडकरी ने ये मैसेज दिया था 2014 से पहले, जब गडकरी के ऊपर छापे पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि बता देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर छापे डालने वालों, बाद में आपका क्या हाल होगा। तो छापे कमजोर पड़ गए थे। तो आज हम ईवीएम के बारे में चाहे जितनी बात करते रहें, लेकिन अगर वो मोदी जी को सूट कर रही है तो क्यों हटाने वाले हैं उसको। तो इसलिए उसको हटाने का एक ही तरीका है कि और ज्यादा ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, और जो समर्थक इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं वो और ज्यादा मेहनत करें। वो सिर्फ बातें करते रहेंगे, ईवीएम के प्रति अपना रोष व्यक्त करते रहेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता में जब तक ये मैसेज बहुत सख्ती के साथ नहीं जाएगा कि ईवीएम गड़बड़ी करती है तो ईवीएम को हटाना है, और ईवीएम को हटाना है, को हटाना है। इसलिए ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो चुनाव है किसी के खुद के जीतने के लिए नहीं है। ये हर इंडिया गठबंधन के घटक को समझना चाहिए। ये चुनाव उनमें से किसी के जीतने के लिए नहीं है, ये चुनाव किसी को हराने के लिए। इसलिए ये जो विवाद समर्थक लोग बहुत पैदा करते हैं कि केजरीवाल ये कर देंगे और अखिलेश ये कर देंगे, ममता जी ये कर देंगे, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। जिसको जो करना है वो करेगा ही करेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। इस समर्थकों के लिए हम कह रहे हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका ध्यान तो केवल इस बात पर होना है कि आपको किसी को हराना है, और जो भी साथ आएगा आपको साथ लेना पड़ेगा। अगर मायावती जी भी साथ आएंगी तो मायावती जी को भी साथ लेना पड़ेगा। बिना सबके साथ लिए ये चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि क्या क्या साथ में है उनके। शकील जी, एक सवाल आपसे, शकील जी एक सवाल आपसे ही है कि जरा ये बताइए कि यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो पार्ट 1 जो यात्रा थी वो, उस यात्रा से दो बातें निकल के आई, महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। पहली बात कि राहुल गांधी को लेकर जो एक छवि गढ़ी गई थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई उस यात्रा में। दूसरी बात जो निकल के आई कि कहीं ना कहीं उस यात्रा से बीजेपी काफ़ी परेशान हुई, और उसके बाद ही बीजेपी ने भी अपना ट्रैक चेंज किया।
और अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले जैसी तैयारियां बीजेपी कर रही है, अब ये यात्रा कितना परेशान करती हुई बीजेपी को दिखाई देती है। और साथ साथ राहुल गांधी की जो थोड़ी बहुत छवि में डेंट लगाने की कोशिश होती रही है, उस पर भी कितना बड़ा प्रहार होने जा रहा है। जरा ये दो मसलों पे भी आपसे चाहता हूं, आपकी बात सुनना चाहता हूं इस पे। देखिए राजीव जी, ये दो काम जो हैं 2024 तक लगातार होते रहेंगे। बीजेपी पूरी तरह अपना चुनाव या अपना राजनीतिक अभियान राहुल केंद्रित लड़ रही है। ये जो अभी आपने सुना कि ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा, उसको केजरीवाल ने समर्थन किया, उसका मीडिया ने इतना प्रचार किया, फिर बताया कि शरद पवार क्या बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि राहुल केंद्र से गायब हो जाए। प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार आए, कोई तीसरा उम्मीदवार आए, कोई विवाद हो इस पे। तो ये काम मोदी जी और बीजेपी लगातार करती रहेगी। खुद राहुल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है, और ये सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें डर है किसी से तो वो राहुल गांधी से ही है। और वो डर क्यों है? वो डर इसलिए है कि राहुल खुद किसी से नहीं डरते हैं। भारतीय राजनीति में इतना निर्भय आदमी बहुत मुद्दत बाद आया है, जिसके मन में कोई डर नाम की चीज नहीं है। अभी एक बात बता दें हम, ये जो यात्रा है इसमें बस का उपयोग क्यों हो रहा है, इसमें इतनी देर क्यों हुई? आपको शायद मालूम होगा में एक इंजरी है जो उन्होंने खुद बताया था यात्रा शुरू करने से। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी कि वो दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्हें लग रहा था कि वो कर पाएंगे कि नहीं। अभी उसके इलाज के लिए वो केरल भी गए थे, तो अल्टरनेटिव इलाज कहलाता है, आयुर्वेदिक इलाज है। ये घुटने की इंजरी फुटबॉल खेलते हुए उनके हुई थी, और ये इंजरी एक ऐसी होती है कि चलने में काफी तकलीफ देती है। इसीलिए इसमें बस और दूसरे वाहनों का उपयोग किया जाएगा। राहुल बाकी सारी चीजों से निपट सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से निपट सकता है, मगर ये चीजें ऐसी होती हैं जो परेशान करती हैं। तो राहुल गांधी पे तो हमले ये लगातार होते ही रहेंगे, और इसका जो है कोई वो नहीं है जब तक कि खुद राहुल जो है सत्ता में नहीं आ जाते हैं। राहुल को सत्ता में आने के बाद ही उनके ऊपर ये हमले खत्म होंगे। और ये जो मीडिया अभी राहुल के खिलाफ रोज नई नई बातें लाता रहता है, अभी तो किसी ने विदेश पहुंचा दिया था उनको, वो यहीं थे, एक बड़े मीडिया हाउस ने कहा था कि राहुल विदेश चले गए। तो ये इस तरह का राहुल के प्रति दुष्प्रचार होता रहेगा, लेकिन उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल की इमेज लगातार जनता की निगाहों में पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। मीडिया उसको खराब करने की लगातार कोशिश करता रहता है, और अब मीडिया को भी इसलिए सफलता नहीं मिलेगी कि यात्रा के दौरान आदमी ने 1-to-1 राहुल को देखा है, 1-to-1 आदमी राहुल से मिला है, और उन्होंने पाया है कि वो कितना सहृदय है, कितनी संवेदनशीलता से लोगों से मिलते हैं। आपको तो मालूम है पुलिस पहुंचा दी गई थी राहुल के घर पे, किस लिए? कि महिलाएं उनके पास आई थी, महिलाओं ने अपनी दुख दर्द और बात कही थी कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस बात के लिए पुलिस आ गई थी। क्या बताइए कि उन महिलाओं ने आपसे क्या कहा? दुनिया का कोई न्याय ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने सारे कानून में संशोधन कर दिया कि अगर कोई दुखी व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति आके किसी को बताए कि मेरा दुख ये है, मेरी परेशानी ये है, तो आप उस पीड़ित व्यक्ति का नाम और उसका दुख और परेशानियां बता के और बढ़ा दो। तो राहुल गांधी लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसको समझ रहा है, और आपने देखा था कि उसमें भी इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हुए थे, साथ में आए थे विपक्ष के। और इस यात्रा में बड़ी तादाद में जो है इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे, और ये यात्रा मूलतः सरकार बदलने की यात्रा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। यात्रा का उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो केंद्रीय उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि 2024 का चुनाव जीतना, और उसके लिए जो साथी विपक्षी दल हैं उनमें एकता का भाव पैदा करना, कि वो ये समझ सके कि अगर साथ मिलकर लड़ोगे तो जीतोगे, और अलग अलग लड़ोगे तो उसके बाद कोई भी लड़ने के काबिल भी नहीं बचेगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अपडेट जो है वो आप लोगों तक रख रहा हूं जो बाद में जुड़े हैं। 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक,
लेकिन मणिपुर से मुंबई तक सीधे नहीं है यात्रा, बहुत टेढ़ी मेढ़ी यात्रा है। और इस यात्रा में 14 राज्य आ रहे हैं, 359 सीटें लोकसभा की इसमें आएंगी और 14 राज्यों के 85 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। और ये जो 14 राज्य हैं, मणिपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, उसके बाद नागालैंड, फिर असम, इसके बाद मेघालय, नागालैंड, असम, फिर मेघालय, उसके बाद फिर मैं मैप देख रहा हूँ, सामने मैप है और बहुत मज़ेदार है और मैं वो देख रहा हूँ कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये। मेघालय के बाद में ये यात्रा पहुँचती है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आखिर में गुजरात से आखिर में महाराष्ट्र में जाकर ये मुंबई में जाकर ये यात्रा समाप्त होती है। तो और 14 जनवरी से ये भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भारत न्याय यात्रा जो है ये 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को खत्म होगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा और सबसे बड़ी बात कि ये यात्रा जो है वो हाइब्रिड होगी, जल्दी समाप्त करना है तो इसमें बस का इंतज़ाम भी है, बस के द्वारा भी और पैदल यात्रा भी होगी अलग अलग। और इसमें एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा का मकसद आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को बचाना। तो ये तमाम मसले जो हैं, ये तमाम बातें, और इस बीच ज़रा वो मैप भी इस यात्रा का हमारे पास आ चुका है। ज़रा मैं कहूँगा कि स्क्रीन पर उस मैप को लेकर आएँ कि भारत न्याय यात्रा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरने वाली है, उसको अगर दिखा दें तो बेहतर होगा। थोड़ी देर में टीम दिखाएगी, लेकिन बुशरा जी आपके पास आना चाहता हूँ। सुबह सुबह 2 बड़ी खबरें। एक खबर तो राहुल गांधी गिलास में दूध लेके पी रहे हैं और पटखनी दे रहे हैं, गुड़ सीख रहे हैं, अखाड़े में कैसे जो ओरिजिनल अखाड़ा है उसमें कैसे पटखनी दी जाए। दूसरा ये देखिए, ये यात्रा का इसको जो भारत का मैप है, मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से ज़रा इसको थोड़ा और वो कीजिए स्क्रीन पे 60% में ले आई तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से फिर असम, असम से मेघालय, मेघालय से आप देखिए ये यात्रा फिर पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से यात्रा बिहार की तरफ, बिहार से झारखंड, झारखंड से ओडिशा, ओडिशा से छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। ये आप देख रहे हैं ये यात्रा इस हिसाब से 6200 किलोमीटर, 60 दिन की यात्रा, 60 दिन से थोड़ा ज़्यादा है। 14 तारीख को शुरू होकर 20 मार्च को ख़त्म होना और 60 दिन की यात्रा, 6200 किलोमीटर, 14 राज्य। ये एक इम्पॉर्टेंट मैप आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से भी है कि कैसे कैसे यात्रा गुजरेगी। और टेढ़े मेढ़े रास्ते जो मैं कह रहा था वो साफ यहाँ मैप में आप देख रहे हैं, उत्तर का पश्चिम से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और इसकी जो इसका आखिरी जो पड़ाव है वो भी पश्चिम का जो भाग महाराष्ट्र है उसमें है, महाराष्ट्र का मुंबई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इन तमाम राज्यों पर नज़रें टिकी हुई हैं बीजेपी की भी, और अब नज़रें दिखाई दे रही हैं टिकी हुई राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा की भी। सीधा आना चाहता हूं बुशरा जी, कैसे देखती हैं आप, किस हिसाब से, किस लिहाज से देखा जाए इस यात्रा को, इसका प्रतिफल जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में हिलाने वाली ये यात्रा तो जरूर रहने वाली है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल। और राजीव जी देखिए कि बहुत दिनों से लगातार, क्योंकि हम इस पर प्रोग्राम करते रहते हैं और लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है। तो विपक्ष दरअसल राहुल गांधी को की एक तरह से शक्ल में लोगों को नजर आता है। तो आप ये देखिए कि सुबह से दिख रहा है कि विपक्ष कहाँ है। राहुल गांधी लगातार दिखते रहे हैं और ये दिखाते भी रहे हैं कि देश में क्या दिखना जरूरी है, और इसीलिए वो लगातार, चाहे आप ये देखिए कि मजदूरों से वो बात कर रहे हो, युवाओं से बात कर रहे हो, जो अग्निवीर के लिए जो युवा तैयारी कर रहे हो उनसे बात कर रहे हो। और आज सुबह 6 बजे, यानी कि जीरो विजिबिलिटी थी, और 6 बजे वो वहां पर अखाड़े में पहुंच गए, जहां हम सब शायद उठ भी नहीं पाए हों, हम में से ज्यादातर लोग, और शायद अपने ब्लैंकेट से निकलना भी नहीं चाह रहे हो। ऐसे में राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए और बेहद फिट वो नजर आ रहे थे, और किस तरह से वो पटकनी देते हुए नजर आए और अपनी फिटनेस को दिखाते हुए नजर आए। वहां पर लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। वो एक तरह से बहुत चक्कर रह गए कि राहुल गांधी उनके बीच में है। और लगातार देखिए, जहां जहां राहुल गांधी पहुंचते हैं ये सवाल लगातार उठता रहता है, विपक्ष कहाँ है। जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए था, जिन युवाओं से प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, जिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए था, वो तमाम मुद्दे
राहुल गांधी एड्रेस करते हुए नजर आते हैं और कभी कभी वो पीएम इन एक्टिंग नजर आते हैं कि वो एक तरह से उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा कि हम सबसे पहले चैनल थे जिन्होंने इसको ब्रेक किया था, इस पर प्रोग्राम किया था। जब सब गुजरात की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि ईस्ट से इसकी शुरुआत होगी, 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और वही सब अब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये यात्रा बताती है कि मणिपुर कितना महत्वपूर्ण है। जिस मणिपुर पर बात करने में पसीने छूटते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, वो मणिपुर जो है वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा की शुरुआत वहां से करने जा रहे हैं। और लगातार उसकी बात, कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा है जहां पर राहुल गांधी ने मणिपुर का मसला ना उठाया हो। और जिस तरह से पूरा मैप तैयार किया गया है, जिस तरह से पूरी यात्रा को डिजाइन किया गया है और जिन मुद्दों को उठाने की बात जो की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त में ये यात्रा हो रही है जब पूरा का पूरा हम देखेंगे कि राम मंदिर की जो पूरी की सियासत है और जो जिस तरह का पूरा इवेंट जो तैयार किया गया है, उस वक्त राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे होंगे। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि उस वक्त आखिर विपक्ष क्या करेगा, वो किस तरह से नजर आएगा और नजर अगर आएगा भी तो वो सवालों के जवाब कैसे देगा। और ऐसे वक्त में इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करना और उस वक्त राहुल गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा कि जब पूरा का पूरा मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब सब मोदी मोदी दिखा रहा होगा और वो तमाम जो 22 तारीख का जो इवेंट है और जनवरी के पहले हफ्ते से जो पूरा इवेंट शुरू हो जाएगा और दूसरे हफ्ते से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू होगी, जब वो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के बीच जाकर सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस सब की जब वो बात करेंगे, सीधे तौर पर मिलेंगे, तो ये एक बड़ा बदलाव देखने के लिए इसके बाद मिलेगा। हमने देखा था कि भारत जोड़ो जो पहली यात्रा थी उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी की छवि पूरे तरीके से तब्दील हो गई थी और उन मुद्दों को बीजेपी उठाने के लिए मजबूर हो गई थी जिस पर वो बात भी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद 2 जीत कांग्रेस को मिली, लेकिन इन 3 हार के बाद जाहिर सी बात है मनोबल जरूर टूटा है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरेगा। जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनमें एक नया जोश भरेगा और जो 63% लोग हैं जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, या फिर जो 37% भी जो लोग हैं जो शायद एक ऑप्शन के तौर पर देखना चाहते हैं, उनको राहुल गांधी उस ऑप्शन के तौर पर नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन में ये एक मजबूती का काम करेगा, जान फूंकने की बात करेगा। और लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए अब कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, कांग्रेस बार्गेन की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस, हमने कल भी सुना था जयराम रमेश को कि किस तरह से उन्होंने कहा कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से, मुंह बंद करके और लेकिन खुला मन करके हम सीटों की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि पूरी तरीके से कुर्बानी के जज्बे के साथ भी कांग्रेस नजर आ रही है और कुर्बानी का जज्बा सिर्फ सीटों की शेयरिंग और किस तरह से वो दरिया दिली या बड़ा दिल दिखा रहे, सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड या महदूद नहीं है, बल्कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, शायद ही किसी को याद हो इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी यात्रा बैक टू बैक निकाली हो, जहां पर लोग जो हैं बेरोजगारी, महंगाई इससे त्रस्त हैं, न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है, चाहे हम माइनॉरिटीज की बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, तो ये जो मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे और लोग जिस तरह से इसमें कनेक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा, और इस यात्रा से जो निकल कर आएगा और खासतौर पर इलेक्शन से एंड पहले जो यात्रा हो रही है राजीव जी, ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और सबको शायद बेसब्री से इसका इंतजार था कि कब होगी आखिर ये यात्रा। और ये यात्रा उन युवाओं के लिए और खासतौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये यात्रा, और उस लिहाज से कि राहुल गांधी अपनी यात्रा का दूसरा भाग जो है वो भी करें और पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर ये यात्रा हो, इसके बारे में लगातार अपडेट्स बीच बीच में कुछ हल्की फुल्की ऐसी खबरें आती रहती थी जिनको हम आप तक पहुंचाते थे, लेकिन आज आधिकारिक रूप से इस यात्रा की घोषणा हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा, और भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिस यात्रा को न सिर्फ पैदल बल्कि बस के द्वारा भी पूरा किया जाएगा। और इस यात्रा में 14 राज्य आएंगे, 85 इन राज्यों के 85 जिले होंगे, और इन राज्यों को अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 360 सीटें आती हैं, 360 सीटें लगभग
छोटी मोटी बात नहीं होती, इसलिए क्योंकि लगभग 60 से 65% जो लोकसभा की सीटें हैं वो इधर से ही आती हैं, पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि अब पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जिसमें 14 राज्य, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, इसमें गुजरात भी है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें छत्तीसगढ़ भी, झारखंड भी, ओडिशा भी, ये तमाम राज्य इसमें आते हैं। तो छोटी मोटी यात्रा नहीं है। असम भी है इसमें, मेघालय भी है, नागालैंड है, तमाम राज्य आते हैं इसमें, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यात्रा के कवरेज को हम आगे फिर दिखाते रहेंगे और 14 तारीख के बाद से जब यात्रा शुरू होगी तो हमारे अलग अलग पड़ाव में वहाँ से भी लाइव देखेंगे आप। तो बहुत कुछ हम इसके बारे में आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। न्याय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देश की जनता को न्याय मिले। ये न्याय वोट में कितना तब्दील कर पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब इजाजत चाहता हूं और क्योंकि इसके बाद 1:55 से खरी खरी देखना मत भूलिए। 4 बजे से